हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर फर्स्ट का जो है 34 नंबर प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 26 सितंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखो, यदि एक त्रिभुज के कोण इस अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करके बताना है। देखिए, तीनों कोणों का योग करते हैं तो यहाँ पर 18 यूनिट हो रहा है, जबकि हमें पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि डाटा यहाँ पर 10 गुना है। तो हमें सबसे बड़ा कोण बताना है। सबसे बड़ा कोण देखिए यहाँ पर 8 यूनिट होगा, तो यहाँ पर जो है ये 8 ना होकर 8 का 10 गुना करेंगे, यानी कि 80 डिग्री आपका सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगर सबसे छोटा पूछता तो यहाँ पर देखिए 3 यूनिट सबसे छोटा है, तो यहाँ पर ये 3 ना होकर 3 का 10 गुना करते तो 30 डिग्री सबसे छोटा कोण होता। इसमें देखो 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी और 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इनका सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो 25 प्लस का 25 और माइनस 25 गुणे 25/100। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए इंटू में b बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ पर 50 में से आप माइनस करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 6.25 माइनस कर दो तो ये आपका 44 और 43 पॉइंट जो है 75 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इनका सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो 25 प्लस का 25 और प्लस 25 गुणे 25। यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि बताई गई थी तो बटे 100। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा a प्लस बी प्लस में a इंटू में b बटे 100 वाला। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 56.25 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इससे कितना कम आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर 50.50 और ये आपका 12, तो 12.50 जो है आपको ये कम दिखाई पड़ा। तो 12.50 कम दिखाई पड़ा किससे, 56.25 से, और गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। इसके बाद देखिए 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आपका 50 आ गया, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, फिर 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये आपका 25 से फिर डिवाइड हो रहा है 2 बार, और ये आपका 9 बार कटेगा, और 2/9 की प्रतिशत वैल्यू होती है 22.22%। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखो कितने विद्यालयों की सेमेस्टर शुल्क से होने वाली आय दान के 3 गुने से कम है। यानी कि सेमेस्टर शुल्क का देखना दान के 3 गुने से कम होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए, अगर मैं दान का 3 गुना करता हूँ, यहाँ पर देखिए 14 का 3 गुना करूँगा तो 14 3 42 से क्या 43 कम है? नहीं है, तो छोड़ दो। यहाँ पर 17 3 51 होता है, तो 51 से यहाँ पर देखो 56 क्या कम है? नहीं है, इसको भी छोड़ दो। 14 3 42 होता है, क्या 42 से 39 कम है? बिल्कुल कम है, तो इसको उठा लो। ठीक है, एक विद्यालय तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद देखिए 50 का 3 गुना करता हूँ तो 150 होता है, सॉरी यहाँ पर जो है 150 होता है, तो यहाँ पर जो है 150 से क्या 89 कम है? बिल्कुल है, तो एक विद्यालय हमारा ये हो गया, एक विद्यालय हमारा यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 19 3 57 होता है, क्या 57 से 59 जो है वो आपका कम है? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। यानी कि ऐसे हमारे पास 2 ही विद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, दिए गए व्यंजक का मान आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, और पूरा लिखना भी नहीं है, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 5 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है, और ये 3 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा पहले से, यानी कि 5 कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 3/सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको मैंने लिखा है बराबर 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी जगह जैसे ही 3 कोस स्क्वायर थीटा रखूंगा तो यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा आएगा। 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बच गया। इसका मान हमें पता है 1 होता है, और 1 गुणे 5 करेंगे तो 5 ही तो आएगा।
इसमें देखो ये एक न्यून कोण बताया गया और ये आपको बराबर बताए गए, और यहाँ पर के का मान आपको बताना। देखिए आपको बताया हुआ है कि साइन ए बराबर होता है कोस बी के, और ये तभी बराबर हो सकता है जब यहाँ पर जो कोण होंगे ए और बी, इनका सम अगर 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ए और बी का जो है वो सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देखो ए की जगह क्या है, ए की जगह देखेंगे तो यहाँ पर ये है, और बी की जगह देखेंगे तो यहाँ पर 13 डिग्री है। तो यहाँ पर 48 प्लस का ए का मान रखा 48 प्लस का के, और बी का मान रखा 13, तो बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से के का मान मिल जाएगा, इसमें ऐड करो, ये हमारा 61 बनेगा, 61 उधर माइनस कर दो, यानी कि के का मान आ गया 29 डिग्री। ठीक है। इसमें देखो दो एथलीट 220 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। तो रवि 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, जबकि कपिल 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच की डिस्टेंस जो है, ये वृत्ताकार पथ की जो डिस्टेंस बता रहे कि वही होगी। तो यहाँ पर पहले तो रिलेटिव स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनका डिफरेंस करके कैलकुलेट करेंगे। तो 22 में से 11 माइनस किया, ये 11 मीटर प्रति सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है। इनके मिलने का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड करते हैं। तो डिस्टेंस देखिए इनके बीच की 220 मीटर की होगी, और ये रिलेटिव स्पीड 11 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कवर होगी। तो 11 दूनी 22, यानी कि 20 सेकंड का यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है। इसमें देखो 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है। तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा? देखिए अधिकतम संभावित लाभ बताना है, तो अगर ये कम से कम में तो खरीदे पुस्तक को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा में अगर ये बेचे तब इसको अधिकतम प्रॉफिट होगा। अगर मैं एक पुस्तक की बात करूँ तो यहाँ पर एक पुस्तक पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो बोले 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी इसने जो है 25 पुस्तक बेची हैं, तो 25 पुस्तकों पर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 कर दो, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट होगा 2500 रुपये का होगा अधिकतम। ठीक है। तो आसान सा प्रश्न था। इसमें देखो ये आपको समकोण त्रिभुज बताया गया, और यहाँ पर बी पर समकोण है। ठीक है। ए बी बताया गया, बी सी बताया गया, तो ए बी सी के परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये परिवर्त दे रखा है। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनस होता है ये इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, और केंद्र हाइपोटेनस को जो है दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देता है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर यह ए बी दे रखा है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, बी पर समकोण है। ठीक है। सी है, और ए बी आपको 28 दिया गया, और बी सी आपको बताया गया 96। ठीक है। अब देखिए ट्रिपलेट आपको पता होगा, हाइपोटेनस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, नहीं तो फिर आपको 7, 24 और 25 का, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ठीक है। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है। तो ये देखिए 7 का कितना गुना है, 4 गुना है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी 4 गुना हो रहा है। तो ये हाइपोटेनस जो है ये भी 25 ना होकर 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कहने का मतलब 100, और 100 हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर केंद्र इसको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट रहा है, यानी कि ये तो इस वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये भी बोले 50 हो जाएगी, ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 50 सेंटीमीटर में आ चुकी है। ठीक है। तो हमें एरिया बताना था इस वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 लेना है, और गुणा में आर का स्क्वायर, यानी कि 50 गुणे 50। पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा, यानी कि 2 0, तो ये खत्म। अब देखिए 5 का मल्टीपल है हमारा आंसर, तो आंसर हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करो, देखिए क्या ये 5 से डिवाइड है, ये तीनों ही ऑप्शन 5 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 5 से डिवाइड है, आंसर लगा देंगे। ठीक है। इसमें देखो दो चरों में एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया, और निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन। और इसके लिए देखिए मैंने क्या शर्त बताई हुई है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, B1 और B2 के रेशियो के। बराबर नहीं होता है ये C1/C2 के। तो ये कंडीशन मेरी बताई हुई है। अब यहाँ पर ये क्या है, A1 A2 B1 B2 ये सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए एक इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हमें ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो इसमें देखो A1 कितना है, 5 है। इसमें देखो A2 यहाँ पर कितना है, 10 है। तो 5:10 करेंगे, 5/10 करेंगे, 1:2 ही तो बनेगा। यहाँ पर देखो B1 कितना ना, y का गुणांक 7 है। और यहाँ पर देखो B2 कितना, y का गुणांक 14। तो 7/14 करेंगे, ये भी तो 1:2 ही बनेगा। यहाँ पर देखो -8, C1 हमारा -8 है, और यहाँ पर C2 हमारा -16 है। तो ये भी तो 1:2 बनेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, और बराबर आ रहा है C1/C2 के। तो इस कंडीशन में जो है मेरा बताया हुआ है कि दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, एक दूसरे के एकदम ऊपर बनेंगी, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर बनेंगी तो हर बिंदु पर ये एक रेखाएं जो है हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होंगी। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, जबकि हमें बताया गया था कि कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड चेक करते हैं, ये फटाफट चेक करना है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। 5/5 करके देखो, 1:1 बनेगा। 7/7 करके देखो, ये भी 1:1 बनेगा। यहाँ पर देखो -8/-16 करके देखो, ये भी आपका यहाँ पर 1:2 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या इनके बराबर है, नहीं है। तो इनके बराबर नहीं है, ये वाली शर्त हमारी बन गई जो कि मैंने आपको बताई थी, है ना, नो सॉल्यूशन वाली। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होती हैं। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट बैठ रहा है। बाकी दो ऑप्शन आप चेक करा लेना, ठीक है। और प्रतिच्छेदी के लिए देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। क्या शर्त बताई थी, A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। C1/C2 से अब हमें कोई मतलब नहीं है। ये कंडीशन बनती है तो हमारे पास दोनों रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, और एक बिंदु हमें प्राप्त होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक हल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसी भी कोई कंडीशन यहाँ पर बनती है तो वो भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 150 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं, ठीक है। और लड़कों का औसत वजन बताया गया, लड़कियों का औसत वजन बताया गया, और पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है। देखिए अगर ये 60 लड़कियां हैं, देखिए लड़के कितने हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 52 जो है ये लड़कों का औसत है। अगर ये जो 60 लड़कियां हैं इनका औसत भी 52 यानी कि 52 होता तो हम कहते कि पूरी कक्षा का एवरेज भी तो 52 होता। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कितना कम बताया गया है, 4 कम बताया गया। तो 4 कम है, इसमें से माइनस करेंगे, 4 कम है कितने लड़कियों का, 60 का। तो गुणे 60 करेंगे यानी कि इतना कम है। ये हम सभी विद्यार्थियों में जो है बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि इसमें 150 का भाग लगाएंगे, और ये जितना भी आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो पूरी कक्षा का औसत आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, ये 5 बार कटेगा। तो 52 में से माइनस करेंगे, 8 में 5 का भाग लगाओ, ये आपका 1.6 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 50.4 बचेगा। ये पूरी कक्षा का औसत हो गया, ठीक है। इसमें देखो इसको विभाजित करने पर, 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, ठीक है, ये बताना है। देखिए यहाँ पर मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन 9 की पावर 20 थी, तो यहाँ पर ये 2 गुणे 20 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 3 की पावर 40। तो 3 की पावर 40 मैंने इसको लिख दिया, और प्लस में हमारा 2 है। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, पूरे को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो क्या मैं इसको 4 को अलग अलग लिख सकता हूँ, 4 को इसके नीचे लिख लूँ और 4 को इसके नीचे लिख लूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 में 4 का भाग लगाते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 आता है, और यहाँ पर पावर में 40 है, और प्लस में 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, यानी कि रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा। यहाँ पर देखिए -1 की पावर यहाँ पर इवन है, तो अगर आप इसका यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, और ये प्लस का 2 है, यानी कि प्लस का 3 आ गया, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये भाजक से छोटा होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना है। कोई संख्या जिसके 5वें
भाग में 5 की वृद्धि की जाती है तो वह उसके तीसरे भाग में 7 की कमी के बराबर हो जाती है। संख्या का आधा ज्ञात करके बताना। देखिए संख्या मान लेते हैं x है, उसके 5वें भाग, ठीक है, में 5 की वृद्धि की जाती है। अब वही संख्या जो है उसके तीसरे भाग में 7 की कमी की जाती है तो ये बराबर हो जाती है। ठीक है, ये बराबर कर दो तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये 5 उधर भेज दो, ये माइनस का 12 हो गया इधर बराबर के साइड, ये इधर भेज दो, ये आपका 3x माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस का 5x यानी कि माइनस का 2x ऊपर आएगा, बट्टे में 5 3 15 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, 15 छीके 90 आ गया। x का मान आ गया 90। हमें क्या करना था, इसका आधा भाग करके बताना था, आधा भाग कैलकुलेट करना था। तो इधर भी 2 का भाग लगाओ तो इधर भी लगाना, तो ये हमारा 45 आएगा। ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहले देखिए आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते, ये आपका गलत दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें तीनों कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं तीनों कोण। तो यानी कि त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो सकते हैं, तो ये आपका गलत दे रखा है। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट दे रखा है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से जो बड़ा कोण होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो यहाँ पर ये जो 2 कोण होंगे ये न्यून कोण ही होंगे हमेशा। ठीक है, 90 डिग्री से हमेशा छोटे होंगे। तो एक कोण हमेशा जो है एक कोण जो है वो आपका अधिक कोण हो सकता है एक त्रिभुज के अंदर। ये आपका करेक्ट दे रखा है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए देखिए मैंने क्या शर्त बताई हुई है कि किसी भी त्रिभुज में ए बी और सी 3 भुजाएं हैं तो 2 भुजाओं के योग से तो हमेशा तीसरी भुजा छोटी होती है और यहाँ पर दोनों भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखेंगे तो इसमें देखो ये बताया गया कि 2 भुजाओं के योग से तीसरी भुजा हमेशा बराबर हो सकती है, बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कंसेप्ट, ये कह रहा है कि 2 भुजाओं के योग से हमेशा जो है तीसरी भुजा छोटी होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका गलत दे रखा है, तो ए और सी जो है वो आपके करेक्ट दे रखे हैं ऑप्शन। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रखा और त्रिज्या बता रखी है। देखिए शंकु जो होता है, शंकु जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये इसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके ऊपर ऊपर का ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल है, चारों ओर का जो क्षेत्रफल है ऊपर ऊपर का। ठीक है, तो ये एरिया बता रखा है हमें। इस वृत्ताकार भाग जो है इसका क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही है कि ये एरिया जो है आपका 550 है। आपको क्या करना है यहाँ पर इस नीचे वाले, भाई आपको टीएस से टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये नीचे जो वृत्ताकार पार्ट बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी कैलकुलेट करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 550, इसमें आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर दो। भाई इसकी त्रिज्या जो है वो आपको बताई गई कितनी, 7 सेंटीमीटर है। तो पाई आर स्क्वायर होगा, भाई आधार वृत्ताकार होगा और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 550 प्लस का 22/7, 7 × 7, तो 22 7 154 होता है, 154 इसमें ऐड कर दो, ये 704 बनेगा और ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो निम्नलिखित में से किस युग्म वर्ष में एक साथ मिलाकर तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है, यानी कि आपको टोटल करके देखना पड़ेगा सभी वर्षों में। ठीक है, तो इंग्लिश वाले यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए सबसे पहले हम आसान डाटा ऐड कराते हैं, तो 4 3 7 और ये 2 9,000 ये हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको भी छोड़ देंगे, 3 3 6 और 3 9,000 ये हो गया, और ये हमारा 4 3 7 और 3 10,000 की आएगा। वैसे तो देखिए हमें युग में मिल चुका है भाई, यहाँ पर देखिए 9,000 आ रहा है और यहाँ पर भी 9,000 आ रहा है, तो बाकी को हमें ऐड कराने की आवश्यकता नहीं है। 2018 और 2020 में बराबर होगा। ठीक है,
एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से एक टैंक भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम होगा। देखिए अगर एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, तो अगर ये 1 यूनिट भरता है तो ये ए पाइप इससे 4 गुना तेजी से भरता है, यानी कि 4 यूनिट भरता है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब टैंक की टोटल क्षमता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों टैंक जो है एक साथ मिलकर भरेंगे तो 5 यूनिट भरेंगे। 1 घंटे में 5 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं तो इनको 48 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू में 48 करेंगे, टैंक की टोटल क्षमता आ गई। अब देखिए जो धीमा भरता है पाइप, धीमा पाइप जो भरेगा, धीमा कौन भर रहा है, यहाँ पर जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि बी की एफिशिएंसी कम हो रही है, कम है, तो यहाँ पर ये धीमा भरेगा। तो बी को जो है पूरा टैंक भरने में जो टाइम लगेगा, बी की एफिशिएंसी का आप टैंक की कुल क्षमता में भाग लगा दो, यानी कि 5 × 40, 500 के 20, 240 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, टैंक को पूरा भरने में बी पाइप को। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेना। और इसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं क्या कैलकुलेट करना है। 2019 से 2022 के अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता में औसत उत्पादन के बीच अनुपात ज्ञात करके बताना है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसमें देखो 2019 से 2022 के अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता का देखना है और औसत उत्पादन के बीच का अनुपात बताना है। तो दिल्ली और कोलकाता 2019 और 2022 के बीच। ठीक है, देखिए दिल्ली का देखेंगे तो ब्लू वाला ग्राफ देखना, मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये 600 है और ये आपका यहाँ पर 400 और 500 के बीच, यानी कि 450 है, और ये आपका 350 है, और ये आपका यहाँ 800 है। इन सभी को ऐड करो तो ये आपका यहाँ पर दिल्ली का आ जाएगा 600, और ये आपका 1050, और ये आपका 1400, और ये आपका 800, यानी कि 2200। तो ये आ गया। 4 का इसमें भाग लगा दो क्योंकि 4 डाटा थे, ये हमारा औसत आ गया। इसके बाद यहाँ पर कोलकाता का देखेंगे तो कोलकाता का देखेंगे तो यहाँ पर येलो वाला आपका डाटा देखना है। यहाँ पर देखो 2019 से 2022 तक देखना है ये सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका 500 के बराबर है तो 500 ले लिया। ये आपका यहाँ पर 400 के बराबर है तो 400 ले लिया। यहाँ पर ये 250 के बराबर है और यहाँ पर ये 650, तो ये आपका 900, और ये 1150, और ये 1200 और 1800 हमारा ये टोटल बन रहा है। इसमें भी आप 4 का भाग लगाओ और इनका रेशियो बनाएंगे तो देखिए 4 से तो 4 कट गया, 2 से 2 0 कट गए, और 11 दूनी 22 और 9 दूनी का 18, यानी कि 11:1। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि करता है और फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है, तो मूल कीमत पर वास्तविक छूट बताने। देखिए यहाँ पर ये इंक्रीमेंट बताया गया और यहाँ पर ये डिक्रीज बताया गया, यानी कि कमी बताई गई। ठीक है, तो आप सक्सेसिव लगा दो, इसमें वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे और कमी हो रही है यानी कि छूट दे रहा है तो माइनस में लिखेंगे। 18 -8 × 18/100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 10, 18 × 8 = 144 होता है, यानी कि 1.44। तो ये माइनस माइनस में होते हैं यानी कि ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 11.44 आ जाएगा परसेंटेज में। और ये माइनस का चिन्ह जो है यहाँ पर ये छूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखो ए एक न्यून कोण है तो ये दे रखा है, इसका मान बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 और 1 रख दूँ तो बराबर 2 आ रहा है, और ऐसा आपको पता है यहाँ पर 45 डिग्री पर होता है। tan और cot 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री ए का मान रखेंगे, ये तो 1 और 1 हो जाएंगे भाई, 1 की पावर कितने भी कर लो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए sec 45 का मान जो है, sec 45 डिग्री का मान होता है √2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये तो हमारा 7 × 1 आएगा, माइनस ये 6 × 1 आएगा, ये प्लस का 8 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 8 दूनी का 16 और 1 17 हो जाएगा।
अब इसमें देखो क्यू का मान ज्ञात करके बताना। जब मैंने 2023 के आंसर की सोल्व करवाई थी तो वहाँ पर इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन जो है हमने सोल्व किए। हालांकि देखिए आंसर दिखाई पड़ जाना चाहिए, डायरेक्ट 16 के क्षण में होता है, ठीक है। होता कैसे है ये देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 है और देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a माइनस का b तो 16 माइनस का 6 ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर प्लस में a इंटू में b होता है यानी कि 16 गुणे 6 और बट्टे के अंदर ये दे रखा है 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का क्यू और ये बराबर 30 दे रखा है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर इसका मान क्या आ गया 10 आ गया और 3 गुणे 10 करते हैं तो बराबर 30 आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कटी होगी, तभी तो यहाँ पर बराबर 30 आएगा। और कटेगी कब, जब यहाँ पर Q की जगह 16 गुणा 6 होगा और 16 गुणा 6 का मतलब 96 होगा। तो Q का मान कितना होना चाहिए 96, 96 होना, ठीक है। इसमें देखो यदि वर्ष 2021 और 2022 के दौरान छात्रों की कुल संख्या आपको बता दी गई, ठीक है, तो 2021 के सापेक्ष 2022 में स्कूल 4 में छात्रों की संख्या में अंतर ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो ये आप देख लेना और यहाँ पर जो है ये डाटा आपको प्रतिशत बंटन में दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए इसमें यहाँ पर स्कूल 4 का देखना है और 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में देखेंगे तो ये 23% है और यहाँ पर जो है आपको छात्रों की कुल संख्या जो है वो बताएगी 2021 में 16,000, ठीक है। 16,000 का आप 23% कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2021 में छात्रों की संख्या होगी। अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर तो यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या जो दे रखी है वो 18,000 दे रखी है और 2022 के अंदर 22% है, ठीक है, स्कूल 4 के अंदर। तो इसका 22% कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा उनका अंतर हमें ज्ञात करके बताना, ठीक है। तो 2 0 से तो 2 0 खत्म, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 16 3 48 हो गया, फिर यहाँ पर 16 दूनी 32 और ये आपका 36 हो गया और ये 0 माइनस ये डिफरेंस करेंगे 18 दूनी 36 और ये आपका 59 ये 0, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इनका डिफरेंस देखो 20 और 260 यानी कि 280 का डिफरेंस दिखाई पड़ा, यही कैलकुलेट करना था। इसमें देखो यदि 1875 की राशि 4 वर्षों में 2,625 हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 गुणे 3 लिख सकता हूँ, यानी कि आंसर जो है वो हमारा 8 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 8 से डिवाइड देखेंगे तो सारे ऑप्शन जो है वो आपको 8 से डिवाइड दिखाई पड़ रहे हैं। 3 से चेक करते हैं तो 3 से चेक करेंगे 4 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा और ये आपका 3 कट जाएगा, ठीक है। वहाँ 3 कट जाएगा, 8 4 12 भी कट जाएगा, ये 4 10 और ये 5 15, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। तो 8 और 3 से तो ये डाटा डिवाइड है, तो हमें कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो यहाँ पर 1875 हुआ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते हैं, गुणे टाइम जो है वो 4 वर्ष का है, डिवाइड 100 करते हैं तो ब्याज कितने का आना चाहिए। यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो 25 और 125 और ये 625 यानी कि 750 का आपको डिफरेंस दिखाए, तो 750 का ब्याज होना चाहिए, ठीक है। 25 से डिवाइड करो 4 बार कटेगा, 25 से इसको डिवाइड करो 25 7 175 और फिर 25 5 125 और 4 से तो ये 4 कट जाएगा, 75 से ये 10 बार कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। अब देखिए यहाँ पर 9 वर्षों के अंदर हमें ब्याज कितने का मिल जाएगा, 9 गुणे 10 यानी कि 90% का ब्याज मिलेगा। अब 24,000 की राशि बताई गई तो 24,000 100% तो ये अपने आप में यानी कि इसका 190% कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि कितनी धनराशि हो जाएगी तो अमाउंट आपसे पूछा गया। 2 0 खत्म, एंड में 2 0 आएंगे, 19 4 76 हासिल 7, 19 2 48, 19 2 38 और ये आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा 45, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डी का युग्म खींचा जाता है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक वृत्त बना लेते, जिसका केंद्र जो है वो सी बताया गया और बाहर कोई बिंदु जो है वो आपको ए बताया गया। इस बिंदु ए से जो है इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो बताई गई ए बी है और एक बताई गई है ए डी है। ठीक है, ये ए बी है और ये ए डी है। यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बनता है इसका क्षेत्रफल बताना, यानी कि इनको हम बता देते हैं डी को और सी को डी से। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है और यहाँ पर जो है ये केंद्र से आपको दूर बताया गया था बिंदु ए कितना 17 सेंटीमीटर की दूर, तो ये 17 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज बना और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज बना। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर बताई गई थी और हाइपोटेनस 17 है, तो 8 17 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आप यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आपका 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 15 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये भी 15 हो जाएगी कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ वैसे बराबर होती हैं, नहीं तो फिर जो है आप यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये भी 15 आ जाएगी। ठीक है, एक ही बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं हमेशा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कैलकुलेट कर लें तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैलकुलेट करता हूँ, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, आधार 8 है और ऊंचाई 15 है, 8 गुणे 15 किया। ऐसे हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, तो इसका मैं कर देता हूँ 2 गुणा, तो 2 से 2 कट गया, 15 8 120। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कमरे में कुछ कुर्सियाँ और कुछ व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है, तो कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक कमरे में कुछ कुर्सियाँ और कुछ व्यक्ति हैं। अगर मैं यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या n मान लूँ, यानी कि n व्यक्ति हैं, पर्सन n है। ठीक है, तो यहाँ पर कुर्सियाँ जो है, अगर एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठता है तो एक कुर्सी यहाँ पर कम पड़ जाती है, यानी कि चेयर की अगर मैं बात करूँ तो चेयर हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर एक कुर्सी कम, यानी कि n व्यक्ति थे। ठीक है, n से एक कुर्सी कम पड़ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास 5 व्यक्ति थे, ठीक है, तो एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठता, तो यहाँ पर जो है 4 ही कुर्सियाँ थी हमारे पास, एक कुर्सी कम थी। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तभी ये सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अब देखिए अगर यहाँ पर एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं, प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि n-1 जो कुर्सियाँ थी इसमें से एक कुर्सी खाली रहेगी, उसको मैं क्या करूँगा, इसमें से हटवा दूंगा। ठीक है, ये कुर्सी खाली थी तो मैंने कहा इस कुर्सी को साइड में रख दो, खाली थी। ठीक है, ये हमारे पास जो कुर्सियाँ बचेंगी, अब ये हमारे पास जो कुर्सियाँ बचेगी उन कुर्सियों पर एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे, एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो हमारे पास सारे व्यक्तियों की संख्या आएगी, और सारे व्यक्तियों की संख्या मैंने क्या मानी है, n मानी है, तो ये बराबर n के आना चाहिए। अब इतना समझ में आया तो इसको सोल्व कर लेंगे और n का मान आ जाएगा।
फिर हम जो है यहाँ पर चेयर की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार थोड़ा सा इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 3 कटोरियाँ हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि तीनों कटोरियों में आपको यहाँ पर 2-2 कंचे रखने। कुल कंचे मैंने आपको 6 दिए। ठीक है, मैंने कहा 2-2 कंचे रखने, तो यहाँ पर जो है आपने कुल कंचे 2-2 ऐड करके बता दिए, 2 इसमें 2 इसमें, तो ये आपके 6 कंचे हो गए। लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे कि 3 कटोरियाँ हैं हमारे पास और एक कटोरी में 2 कंचे हैं, तो 3 को 2 से गुणा करा दो, तो हमारे पास जो कुल कंचे आएंगे वो 6 आएंगे। तो सेम वही कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर है कि मेरे पास जो है कुछ कुर्सियाँ थी। ठीक है, ये 1 कुर्सी और ये 2 कुर्सी और ये 3 कुर्सी। ठीक है, अब एक कुर्सी पर मान लेते हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे, एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठे और एक कुर्सी जो है वो खाली है, तो इसको तो मैंने साइड करवा दिया, यानी कि माइनस का 1 जो किया है वो इसीलिए किया है। ठीक है, इसको मैंने साइड करा दिया। अब ये जो कुर्सियाँ बची हैं, 3 कुर्सियाँ हैं, अब 3 कुर्सियों को अगर 2 से गुणा कर दूं तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आएगी, यानी कि 3 गुणे 2 करेंगे तो व्यक्तियों की संख्या 6 हो जाएगी। आप कहेंगे कि 6 व्यक्ति बैठे, तो यही कंसेप्ट जो है यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 हो गया, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर n माइनस का 2 और ये बराबर n। तो यहाँ से 2n माइनस का 4 इक्वल टू जो है ये n आ गया, n इधर घटा दो, यानी कि n, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि n बराबर आ गया 4। तो आपसे जो है कमरे में कुर्सियों की संख्या पूछी गई, जो कि हमने यहाँ पर मानी है n-1 थी, यानी कि 4 व्यक्ति थे, 4 तो व्यक्ति थे और एक कुर्सी कम थी, यानी कि 4 माइनस का 1 ही किया, तो 3 आपका करेक्ट जवाब। ठीक है, तो कमरे में 3 कुर्सियाँ थी। इसमें देखो 3 व्यक्ति आपको बताए गए व्यवसाय में इस अनुपात में निवेश करते हैं, तो यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% जो है दान में जाता है, दान में दिया गया। ठीक है, यदि कुल लाभ आपको बताया गया है इतना है, तो लाभ में सी का हिस्सा आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए 9% अगर दान में दे दिया गया तो यहाँ पर 91% बचा, यानी कि जो आपके पास 2,50,000 जो है इसका 91% जो है इनका प्रॉफिट होगा। और आपको पता है जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म और 91 की 2500 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 25 एकम 25 का 5 और 25 नमा 225 और 227 और ये 0। ठीक है, और ये 0, ये इतने वैल्यू जो आई है वो हमारे पास देखिए ये इनका प्रॉफिट का जो रेशियो था 2:3:5 था, यानी कि 5 3 8, ये 10 यूनिट की वैल्यू थी, 10 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 0 घटा देंगे, यानी कि ये आपका यहाँ पर 22,750 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना था, यहाँ पर किसका हिस्सा बताना था, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कैलकुलेट करके बताना था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 22,750 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 0 5 5 25 5 7 35 और 2 37 हासिल 3 5 2 10 और 3 13 और 5 2 10 और 11। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।